Hello friend. In previous lecture we have seen some basic about thermodynamics, first law of thermodynamics and flow work. Okay. Today we will see a very important bit from first chapter, that is steady flow energy equation. Steady flow energy equation is nothing but the application of first law to the various system. अगर हमें किसी भी सिस्टम को फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है तो उसके लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एक टूल है या एक इक्वेशन है जिससे हम फर्स्ट लॉ किसी भी सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज स्टेडी फ्लो. स्टेडी फ्लो मीन्स द फ्लो इन विच प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उस फ्लो की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी या उस फ्लूइड की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगे. प्रॉपर्टी मीन्स क्या? प्रॉपर्टी मीन्स प्रेशर, टेम्परेचर, velocity, viscosity, etc. These are the properties. So these properties are not changing with respect to time, then that type of flow is called steady flow. समझ में आ रहा है? क्लियर? और उसके बाद ये अनस्टेडी फ्लो, जिसमें प्रॉपर्टीज टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, वो अनस्टेडी फ्लो. क्लियर? सो व्हाट इज स्टेडी फ्लो? द फ्लो इन विच ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आर कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मगर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी, उस फ्लो को हम कहेंगे स्टेडी फ्लो. और अनस्टेडी फ्लो क्या? द फ्लो इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स आर चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब टाइम टू टाइम उसके वो प्रॉपर्टीज चेंज होती रहेगी, उसे कहते हैं अनस्टेडी फ्लो. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड. सपोज एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर उसका प्रेशर अगर उसका प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा. ओके, मतलब अगर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है तो वो फ्लो स्टेडी फ्लो. ओके, सो डो पी बाई डो टी इक्वल टू जीरो क्या इंडिकेट करता है कि प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज़ वाई डेरिवेटिव जीरो आ गया. कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है. समझ में आ गया? सिमिलरली अगर वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, तो उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं आएगा. यहाँ पर आप देख सकते हो. सो डो पी अपॉन डो टी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. मतलब इसमें क्या है, ये जो प्रेशर है डो पी, ये जो प्रेशर है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो टी है टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये प्रेशर चेंज हो रहा है. समझ में आ गया? भाई इसका कोई और दूसरी प्रॉपर्टी ले सकते, जैसे कि डी वी बाय डी टी. मतलब वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये कौन सा फ्लो हो गया? अगर किसी फ्लो में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो होगा स्टेडी फ्लो. क्लियर? समझ में आ गया? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज स्टेडी फ्लो एंड व्हाट इज अनस्टेडी फ्लो. तो सिंपल है, जिस फ्लो में फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रहती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसे कहते हैं स्टेडी फ्लो. और जिस फ्लो में प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट नहीं रहती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसे हम अनस्टेडी करेंगे. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप याद रखिएगा. टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई प्रॉपर्टी कांस्टेंट है वो तो स्टेडी फ्लो है वो फ्लो की. अगर फ्लो की प्रॉपर्टीज़ टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं है तो वो अनस्टेडी है. समझ में आ गया? सो दिस आर दी स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो. नाउ वी वांट टू डिराइव स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. लेकिन उसके लिए हमने कुछ अजम्पशन यहाँ पर बनाए हैं, अजम्पशन मेड इन एस एफ डबल ई. तो जो भी फ्लो हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर, सपोज हम एक ये हमारे सिस्टम है, सपोज उसमें फ्लूइड आ रहा है और इधर से बाहर जा रहा है. ओके, सो फर्स्ट अजम्पशन इज द मास फ्लो थ्रू द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. whatever mass entering into the system is constant with respect to time, यह हमने अज्यूम किया है. ओके, क्लियर? उसके बाद में सेकंड है फ्लूइड इज यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन. जो भी फ्लूइड इस सिस्टम के अंदर आ रहा है उसका कंपोजिशन सेम है. क्लियर? वो अलग अलग चीज़ों से बना हुआ नहीं है, इट इज दैट इज होमोजेनियस. तीसरा है
द ओनली इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर वर्क एंड हीट। अब सिस्टम क्या हुआ, ये जो मैंने डब्बा निकाला है वो सिस्टम है, और उसके आजू बाजू में जो एरिया है वो सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे को सिर्फ वर्क और हीट ही एक्सचेंज करेंगे। मतलब सिस्टम से एक तो वर्क या हीट ही बाहर जाएगा, या वर्क या हीट ही अंदर आएगा सिस्टम के। समझ में आ रहा है? द ओनली इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग आर वर्क एंड हीट। मतलब सिस्टम से अगर कोई बाहर जाएगा तो है आइदर वर्क और हीट, या सराउंडिंग से सिस्टम में कोई आ रहा तो दो ही है, आइदर वर्क और हीट। इसके अलावा किसी भी चीज़ की एक्सचेंज नहीं होंगी सिस्टम और सराउंडिंग में। क्लियर? तीसरा है द स्टेट ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्वियस है ये स्टेडी फ्लो है, तो वो जो फ्लूइड की स्टेट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट रहेगी, ये भी हमने अज्यूम किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्यूरिंग एनालिसिस ओनली पोटेंशियल, काइनेटिक एंड फ्लो एनर्जीज आर कंसीडर्ड। ओके, इसमें एक और हम ऐड कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी। समझ में आ गया? मतलब हम चार ही टाइप के एनर्जी को कंसीडर करने वाले हैं। पहला है इंटरनल एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा है काइनेटिक एनर्जी, और चौथा है फ्लो एनर्जी। बराबर? ये चार ही एनर्जी कंसीडरेबल है हमारे इक्वेशन में, ऐसा हमने अज्यूम किया है। इसके अलावा जो भी एनर्जीज रहेंगी वो हम नेगलेक्ट कर देंगे। समझ में आ गया? सो दिस आर दी assumptions made in steady flow energy equation। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, या कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन रहता है कि डिराइव स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एंड एक्सप्लेन देयर अजम्पशन। मतलब उसके अजम्पशन के साथ आपको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डिराइव करना है। तो आप पहले क्या करेंगे, अजम्पशन लिखेंगे और उसके बाद में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डिराइव करेंगे। समझ में आ गया? ओके, अब हम देखेंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्लियर? तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दो। अब यहाँ पर देखो, हमने चार ही टाइप के एनर्जीज कंसीडर किए, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, फ्लो एनर्जी। ओके, और जो चौथा है हीट एंड मैकेनिकल वर्क, ये हमने अज्यूम किया है कि सिर्फ हीट या वर्क ही बाहर जाएगा, या हीट या वर्क ही अंदर आएगा। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा या जो भी एक्सचेंज होगा वो सिर्फ हीट और वर्क का होगा, इसलिए यहाँ पर ये। बराबर? क्लियर? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। हमने एक सिस्टम कंसीडर की है। ओके, एक टाइप का सपोज दिस इज वन टाइप सिस्टम विच टेक्स हीट एंड कन्वर्ट्स दैट हीट इनटू वर्क। मतलब ये हीट लेगा और उस हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब ये जो आपको दिख रहा है ये हमारी सिस्टम है। ओके, यहाँ से हम फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जो बाद में अंदर जाके हीट मतलब हीट हम सप्लाई कर रहे हैं थ्रू दी फ्लूइड जो उसके अंदर आएगा। ओके, और यहाँ पर हमें वर्क मिल रहा है। समझ में आ गया? अब ये जो सिस्टम का इनलेट है, ये डेटम से, डेटम मतलब एक रेफरेंस है, एक रेफरेंस पकड़ा है हमने। इस रेफरेंस से ये जो इनलेट है ये Z1 डिस्टेंस पर है, और ये जो मास सिस्टम के अंदर जाके बाहर आ रहा है इधर से, वो उस डेटम से Z2 हाइट पर है। ये हाइट क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बिकॉज हमें पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करना है। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि किसी एक चीज़ को हम अगर हाइट पर रखते हैं तो हाइट की वजह से जो एनर्जी गेन करता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ओके, जो इनलेट है जहाँ से मास अंदर आ रहा है वो Z1 हाइट पर है, और आउटलेट से जो मास बाहर जा रहा है वो Z2 हाइट पर है। ओके, ये मास अंदर आ गया, ये मास अंदर जाके उसने हीट सप्लाई कर दी और उससे वर्क प्रोड्यूस होगा। बराबर? मतलब हीट हम सप्लाई कर रहे हैं और वर्क हमें आउटपुट मिल रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? एक बार फिर से ठीक से देख लीजिए, सिस्टम, इनलेट, आउटलेट। ओके, इनलेट है Z1 डिस्टेंस पे, आउटलेट है Z2 डिस्टेंस पे। ओके, और यहाँ पर आपको वर्क मिल रहा है।
ओके, अब देखो, सपोज जो इनलेट का फ्लूइड है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी? समझो प्रेशर है, तो सपोज उसका प्रेशर हम P1 कंसिडर करेंगे, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम हम V1 कंसिडर करेंगे, उसकी वेलोसिटी कैपिटल V1 हम अज्यूम करेंगे, मतलब डिनोट करेंगे, और उसकी इंटरनल एनर्जी हम U1 सॉरी U1 से डिनोट करेंगे। समझ में आ गया? व्हाट इज P1? प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एट इनलेट, स्मॉल V1 स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट, कैपिटल V1 वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट इनलेट, U1 इंटरनल एनर्जी एट इनलेट, Z1 डेटम एट इनलेट। समझ में आ गया? सिमिलरली जो आउटलेट है उसके भी हम डिनोट कर लेंगे। सपोज आउटलेट का प्रेशर P2, आउटलेट का स्पेसिफिक वॉल्यूम छोटा V2, वेलोसिटी कैपिटल V2, इंटरनल एनर्जी U2, और उसका जो डेटम है वो Z2। समझ में आ गया? व्हाट इज़ P1 एंड P2? प्रेशर एट इनलेट एंड आउटलेट। व्हाट इज़ V1 एंड V2? स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट एंड आउटलेट। व्हाट इज़ कैपिटल V1 एंड कैपिटल V2? वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट। व्हाट इज़ U1 एंड U2? इंटरनल एनर्जी एट इनलेट एंड आउटलेट। ओके, और जो वर्क है हम उसको W से डिनोट कर रहे हैं और हीट है वो Q से। समझ में आ गया? यहाँ हमने नोटेशन दी है। क्लियर? जो भी प्रॉपर्टीज़ है, 1 मतलब इनलेट, 2 मतलब आउटलेट। क्लियर? और दूसरी बात कि ये चीज़ें हम अज्यूम करने वाले, जिन्हें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, नाउ व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ? से दैट कि आप तब तक वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक कि आप कोई एक टाइप की एनर्जी कंज्यूम ना कर ले। मतलब इन शॉर्ट, एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मतलब सिस्टम के इनलेट पे जो एनर्जी रहेंगी उतनी ही एनर्जी आउटलेट पे रहेंगी। ओके, सिर्फ क्या होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन जो एनर्जी का समेशन है वो इनलेट पे और आउटलेट पे सेम ही रहेगा। क्लियर? क्योंकि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ इंटर कन्वर्टिबल है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे यहाँ पर लिखा है टोटल एनर्जी फ्लो रेट इनटू कंट्रोल वॉल्यूम, into the control volume, total energy flow rate out of the control volume. Okay, suppose m मास फ्लूइड का अंदर आ रहा है और आपको पता है कि हमने मास कांस्टेंट रखा है, तो m मास ही बाहर जाएगा। अजम्पशन में हमने क्या कंसीडर किया था कि जितना मास आएगा उतना ही मास बाहर जाएगा। ओके, सो m मास सिस्टम के अंदर आ रहा था, m मास ही सिस्टम के बाहर जा रहा है। क्लियर? अब हम देखेंगे हमने कौन सी एनर्जी कंसीडर की थी। सबसे पहले हमने की थी पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद में की थी काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, फ्लो एनर्जी। ओके, और इसके साथ ही हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसको मैं हीट सप्लाई कर रहे मतलब वो बाद में बोलता हूँ मैं। हम इसको प्लस क्यों लिखा कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब देखो हम कौन सी एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, फ्लो एनर्जी और हीट हमने सप्लाई की। मतलब ये इसकी जो समेशन रहेगी ये है एनर्जी एट इनलेट बराबर इनलेट का पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनलेट का काइनेटिक एनर्जी प्लस इनलेट का इंटरनल एनर्जी प्लस इनलेट का फ्लो एनर्जी प्लस क्यू। ये हो गया टोटल एनर्जी एट इनलेट। क्लियर? ये कितना रहेगा? सेम, पोटेंशियल एनर्जी एट आउटलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट प्लस इंटरनल एनर्जी एट आउटलेट प्लस फ्लो एनर्जी एट आउटलेट प्लस यहाँ पर W रहेगा अभी आउटलेट पे बराबर। आउटलेट पे कितनी एनर्जी रहेंगी? आउटलेट पे P2 मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट आउटलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट प्लस इंटरनल एनर्जी एट आउटलेट प्लस फ्लो एनर्जी एट आउटलेट प्लस वर्क।
इसकी समेशन और इनलेट की समेशन एक ही रहेगी, क्योंकि एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ओके, होगा क्या कि इनलेट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आउटलेट की पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा रहेंगी, तो तब क्या होगा, इनलेट की काइनेटिक एनर्जी से आउटलेट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब एन या उसकी जो समेशन है वो सेम आनी है। क्लियर? सो ओके, हमने कौन सी एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं। अब ये लाइन ध्यान से देखो, एम आई ई, आई म्हणजे इंटरनल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ओके, प्लस एम इंटू फ्लोवर प्लस क्यू इक्वल्स टू एम इंटू इंटरनल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट टू मतलब आउटलेट प्लस एम इंटू फ्लोवर का एट आउटलेट प्लस डब्ल्यू। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो इंटरनल की सॉरी इनलेट की इंटरनल एनर्जी कितनी है, U1, तो यहाँ पर हमने U1 लिखा। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएंगी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या रहता है, पी ई इक्वल्स टू एम जी जेड, ये तो आपको मालूम है, जेड मतलब हाइट। ओके, तो यम हमने ब्रैक कांस्टेंट लिया है बाहर, सबका यम निकाल कर बाहर लिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ जी जेड जो यहाँ पर है। ओके, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक से बताओ, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर बराबर। अब यम हमने कॉमन ले रहे हैं, तो यम यहाँ पर बाहर आ गया, तो क्या बचा, हाफ वी स्क्वायर। तो इनलेट की वेलोसिटी क्या है, V1, तो इनलेट की काइनेटिक की एनर्जी क्या आएंगी, हाफ यम V1 स्क्वायर, यम बाहर गया तो V1 स्क्वायर बाय 2, हाफ V1 स्क्वायर। ये समझ में आ गया? अब बाद में हमने फ्लो वर्क देखा है, व्हाट इज फ्लो वर्क, ये तो हमने पिछले लेक्चर में देखा है, एम पी इंटू वी, पी मतलब प्रेशर, वी मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब इनलेट पे प्रेशर कितना है, P1, और स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, V1, तो उसकी फ्लो एनर्जी कितनी हुई, m इंटू P1 इंटू V1, ओके, प्लस क्यू हम सप्लाई कर रहे हैं। याद रखो, जब भी हम हीट सप्लाई लेते हैं तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है तो उसको हम निगेटिव कंसिडर करेंगे। समझ में आ गया? अगर हीट सिस्टम के अंदर जा रहे है तो पॉजिटिव है, सिस्टम से बाहर आ रही है तो नेगेटिव है, और वर्क सिस्टम के अंदर जा रहा है तो नेगेटिव है, और सिस्टम से बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव है। इसको मैं लगे हाथ इधर लिखते जाऊँ। सपोज इज आवर सिस्टम, अगर हीट सिस्टम के अंदर जा रही है तो हीट पॉजिटिव है, लेकिन हीट अगर सिस्टम के बाहर जा रही है तो हीट निगेटिव है। अगर वर्क सिस्टम से बाहर जा रहा है तो वर्क पॉजिटिव है, अगर सिस्टम के अंदर जा रहा है तो निगेटिव है। समझ में आ गया? मतलब अगर सिस्टम हमें वर्क दे रहा है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम सिस्टम को वर्क दे रहे हैं तो वो निगेटिव है। सिमिलरली अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, या सिस्टम हमें दे रहा है तो वो नेगेटिव है। बराबर? इन शॉर्ट, एक बार ठीक से सुन लो, इन शॉर्ट, heat supplied can be considered as positive and heat rejection from the system can be considered as negative. Clear? Heat supplied positive, heat rejection negative. अगर वर्क सिस्टम हमें दे रही है, सिस्टम से बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव, सिस्टम के अंदर जा रहा है तो नेगेटिव। ओके, ठीक है, तो हमने इनलेट का क्लियर कर लिया, ये इतनी एनर्जी इनलेट पे आपको मिलेगी। सिमिलरली उतना ही आपको आउटलेट में मिलेगा। क्या, U2 मीन्स इंटर एनर्जी एट आउटलेट, GZ2 मीन्स यम जी जेड है, यम कॉमन निकल आए, मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट, V2 स्क्वायर बाय 2 पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट, और ये फ्लो वर्क, इंटर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी प्लस W। अब ये जो डॉट दिया है ना, इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ। अब इसका यूनिट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? अभी जो ब्रैकेट में चीज़ें दिख रही है उसका यूनिट है किलो जूल पर केजी, क्योंकि हमने उससे मास ले लिया है। बराबर? अगर हम मास से उसको मल्टीप्लाई करें
तो एनर्जी का जो यूनिट है किलो जूल वो हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया? सिमिलरली ये जो Q है उसका यूनिट है किलो जूल पर सेकंड, क्योंकि मास फ्लो रेट हम कंसिडर कर रहे हैं। फ्लो रेट मतलब फ्लो मास अपॉन टाइम। ओके, तो हर चीज़ का यूनिट है किलो जूल पर सेकंड, मतलब किलो वाट। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मास फ्लो रेट मतलब क्या है? मास पर यूनिट टाइम। मतलब ये जो मास है ये हम किस में मेजर कर रहे हैं? केजी पर सेकंड में। ओके, और ये जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है वो किलो जूल पर केजी। केजी केजी कैंसिल, आपको क्या मिलेगा? किलो जूल पर सेकंड। तो ये जो क्यू के ऊपर डॉट है ये क्या आपको बताता है कि क्यू का यूनिट किलो जूल पर सेकंड है, मतलब वो हीट पर यूनिट टाइम है। या ये डब्ल्यू, ये जो वर्क है वो पर यूनिट टाइम है, किलो जूल पर सेकंड। समझ में आ गया? ये जो ध्यान रखने वाली बात है कि ब्रैकेट के अंदर की जो क्वांटिटी है उसका यूनिट है किलो जूल पर केजी। लेकिन ये ब्रैकेट जब मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका यूनिट है किलो जूल पर सेकंड। कैसे? फिर से बताता हूँ। ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें किलो जूल पर केजी, और जो मास है मास उसका यूनिट है केजी पर सेकंड। किलो जूल कैंसिल, क्या बचा? किलो जूल पर सेकंड, मतलब किलोवाट। मतलब इसका यूनिट भी किलो जूल पर सेकंड है, इसका यूनिट भी किलो जूल पर सेकंड है, इसका यूनिट भी किलो जूल पर सेकंड है। सिमिलरली इसका भी, इसका भी, इसका भी। क्लियर? ये यूनिट इसलिए बता रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ये लिख लिया हमने एनर्जीज। अब देखो हम सिर्फ उसको अब अरेंज कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर भी मास है, ये जो मास है यहाँ पर के ये दोनों मास को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर। देखो मास u1 प्लस p1 v1 प्लस gz1 v1 स्क्वायर बाय 2, और उस दूसरे इसमें भी हमने वो p2 v2 को अंदर ले लिया, बराबर। ओके, अब देखो हमें मिला यम यू, इस लाइन पे देखो, इस लाइन पे देखो, यम u1 प्लस p1 v1 प्लस gz1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2 प्लस q इक्वल्स टू यम बोले तो मास फ्लो रेट इन ब्रैकेट u2 प्लस p2 v2 प्लस gz2 v2 स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया, u और p1 v1 को पास पास में लिखा। क्यों? क्योंकि u प्लस p1 v1 मतलब है एंथैल्पी h, जो हमने बेसिक में पढ़ा है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि एंथैल्पी इक्वल्स टू u प्लस pv। क्लियर? टोटल हीट कंटेन इज नथिंग बट एंथैल्पी। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन में देखो H इक्वल्स टू यू वन प्लू वन को रिप्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमने एच रख दिया, यहाँ पर हमने एच रख दिया, तो H1 H2 M H1 प्लस GZ1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस Q डॉट इक्वल्स टू यम इंटू ब्रैकेट H2 प्लस GZ2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस W डॉट। क्लियर? हमने u1 प्लस p1 v1 को h1 रिप्लेस कर दिया है और u2 प्लस p2 v2 को h2 रिप्लेस कर दिया है। समझ में आ गया? तो ये जो फाइनली बना ये, दिस इज नथिंग बट स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑन टाइम बेसिस। इसको टाइम बेसिस क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हमने इसको मास से मल्टीप्लाई करा और मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम मेजर कर रहे हैं केजी पर सेकंड में, बराबर। समझ में आ गया? So these are the steady flow energy equation on mass basis, और सॉरी मास बेसिस बोलेंगे, टाइम बेसिस में। क्लियर? और अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये Q क्या है? Q को मैंने आपको पहले बताया, Q है किलो जूल पर सेकंड, मतलब जो हीट हम मेजर कर रहे हैं वो पर यूनिट टाइम है। ये जो Q है वो है हीट इन किलो जूल पर केजी। समझ में आ रहा है? फिर से लिखता हूँ, ये जो Q है Q डॉट
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू क्या है? स्मॉल क्यू मतलब हीट इन किलो जूल पर के जी, बराबर। मतलब इसका यूनिट क्या होगा? ये हो गया के जी पर सेकंड और ये हो गया किलो जूल पर के जी। के जी कैंसिल, किलो जूल पर सेकंड। ओके, मतलब हम Q को क्या लिख सकते हैं? मास फ्लो रेट इनटू स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू क्या है? हीट सप्लाइड इन किलो जूल पर के जी। और कैपिटल डब्ल्यू और डब्ल्यू आउट को क्या लिख सकते हैं? M इंटू स्मॉल और, मतलब मास फ्लो रेट इंटू वर्क डन। वर्क डन भी किस में रहेगा? किलो जूल पर के जी में। अब हम क्या करेंगे? इसका मास बाहर ले लेंगे, बराबर। और इस मास के साथ वो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? ये इधर एक मास और मास। अगर ये मास छोटे क्यू के साथ मिल गया तो क्या मिलता है आपको मालूम है? Q इक्वल्स टू एम इंटू स्मॉल क्यू। एम इंटू स्मॉल क्यू मतलब क्या? कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू क्या है? हीट सप्लाइड और हीट इन किलो जूल पर सेकंड। स्मॉल क्यू क्या है? हीट इन किलो जूल पर के जी। क्लियर? देखो यहाँ से मास हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा ये मास मास कैंसल। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? क्लियर? तो ये हो गया स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑन यूनिट मास बेसिस, और ये हो गया स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूनिट टाइम बेसिस। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो सभी प्रॉपर्टीज़ है वो किलो जूल पर सेकंड में, विथ हम यूनिट टाइम उसको मेजर कर रहे हैं। और ये जो नीचे के इक्वेशन की सभी प्रॉपर्टी है वो किलो जूल, इधर लिखता हूँ, किलो जूल पर के जी में। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये जो इक्वेशन है ये दोनों भी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। ये यूनिट टाइम बेसिस है, यूनिट मास बेसिस है। समझ में आ गया? अब ये इसका जो एप्लीकेशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है इतनी चीज़ें कि स्टेडी फ्लो क्या है, अजम्पशन मेड इन स्टेडी फ्लो, और स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैसे डिराइव करना है, 2-3 लाइन में से, ज़्यादा कुछ नहीं। आप एक बार बुक में देख लीजिए, मैंने तो वैसे काफ़ी हद तक समझा दिया है। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाएंगी कि डिराइव स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, या 2-2 मार्क के लिए ये ऊपर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप उसको एक बार रिवाइज करो आपको आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।